हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सॉलिड एंगल को हम लोग विजुअलाइज करेंगे 3D में। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अ प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल के बीच में हम लोग किस तरह से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में, जो कि फ्लक्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा, और हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल उसमें यूज करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो फ्लक्स के जो बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम लोग यूजिंग सॉलिड एंगल बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गॉस लॉ की तरफ। गॉस लॉ के स्टेटमेंट को देखेंगे और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गॉस लॉ में क्या बताया गया है। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब सॉलिड एंगल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सपोज इस तरह का मेरे पास एक आर्क दिया हुआ है और दिस रेडियस इज आर सपोज, और यहां से ये आर्क सपोज यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज पॉइंट पी। तो मैं बोलूंगा दिस थीटा इज प्लेन एंगल। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग एक प्लेन में सारी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 3D की बातचीत नहीं कर रहे। जो भी तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है उस स्क्रीन के प्लेन में ये सारी बातचीत हो रही है। एक आर्क रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रही है पॉइंट पी पे। अब मैं एक यहाँ पे दूसरा आर्क बना दूं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ से एक दूसरा आर्क ड्रॉ करता हूँ तो मैं बोलूंगा ये भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सबटेंडिंग, दिस आर्क इज ऑल्सो सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो दिस थीटा इज अ प्लेन एंगल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक जिगजैग पाथ बना दूं और मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पी के अबाउट, तो भी ये थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा है। तो प्लेन एंगल को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस थीटा विच इज प्लेन एंगल दैट इज गिवन बाई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जो भी यहां से यहां तक की जो आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ, मैं यहाँ ये लेंथ कैलकुलेट करूंगा। सपोज दिस इज एस एंड दिस इज आर, तो हम लोग थीटा बोलेंगे, थीटा दैट इज इक्वल टू एस अपॉन आर। इस तरह से हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम लोग सॉलिड एंगल को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो आप सपोज आइसक्रीम कॉर्नर गए हुए हो और आपने आइसक्रीम ऑर्डर किया। तो आइसक्रीम वाले ने पूछा कौन सा खाओगे, तो आपने बोला कोन खाऊंगा मैं। तो आपका ये आइसक्रीम का इस तरह से कोन है, और उसने बिल्कुल सर्कुलर स्कूप निकाल के आपके आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से डाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको भी देख के काफी आनंद आया। अब मैं बोलूं कि इसके हर एक पॉइंट से, इस पी पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट पी मैं बोलूं, यहाँ जो ऊपर पूरा जगह पूरा जो सरफेस है, आपने आपका जो स्कूप डाला हुआ है आइसक्रीम के ऊपर, मैं बोलूँ कि हर एक पॉइंट को नीचे से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट पी से ज्वाइन करो। ठीक है, तो सबको ज्वाइन कर दो यहाँ से, हर एक पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल 3D में ये समझ पाओगे इसको। ये हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का कुछ चीज दिखने को मिलेगा हमको। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि इन सारे पॉइंट्स को भी ज्वाइन करो। यहाँ पे जो बीच में जो स्कूप डाला हुआ है ना, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करो। सारे पॉइंट्स यहाँ से ज्वाइन हुए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये एक इस जगह पे एक इस तरह का एक सॉलिड एंगल बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो एक मुझे यहाँ से बिल्कुल एक कोन की तरह, जो जैसे आइसक्रीम में खाते हो ना, जब लास्ट में जो जब वो एक कोन मिलता हुआ है, कोन मिलता है तो अच्छा आइसक्रीम में क्या होता है, नीचे में एक चॉकलेट का छोटा सा इस तरह का एक ये बना हुआ रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह से विजुअलाइज कर सकते हो सॉलिड एंगल को। यहाँ पे एक चॉकलेट का कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि इस तरह से पूरा का पूरा एक सॉलिड कोन टाइप से जो एंगल बना रहा है ना, तो दिस एंगल कैन बी विजुअलाइज्ड एज सॉलिड एंगल। इसके हर एक पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, हर एक पॉइंट को मैंने नीचे से यहां तक ज्वाइन किया। अब कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोग देखेंगे, बट विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इसको 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल को समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सपोज मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एरिया लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा एरिया डी एरिया में लेता हूं। बहुत छोटा सा एरिया है। अब मैं छोटा एरिया क्यों ले रहा हूं वो हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं सपोज बोलता हूं कि इस पॉइंट पी पे ये जो छोटा सा एरिया है वो, इसको मैं अगर इस तरह से ज्वाइन करता हूं, बहुत छोटा सा एरिया है, सच दैट इस छोटे से एरिया के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट इज से आर। हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो ये सारे जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसका सबका लेंथ इज आर। हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इज आर, मतलब हर एक पॉइंट जो है वो पी पे परपेंडिकुलर है। एक ऐसा एरिया समझ लो,
इतना छोटा एरिया, इतना छोटा है कि इस जो पी पॉइंट से इसका जो हर एक का लेंथ जो है दैट इज आर, इस तरह से हम समझ लें, ठीक है। सबका जो लेंथ है इस छोटे, इसलिए मैंने छोटा एरिया कंसिडर किया है कि हर एक पॉइंट का जो लेंथ होगा यहाँ से पॉइंट पी से दैट इज आर, ठीक है। इस तरह का हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो अगर सॉलिड एंगल यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें तो जिस सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इस ओमेगा से हम लोग सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। जैसे वहां आर्क अपॉन रेडियस से हम लोग थीटा को डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह से सॉलिड एंगल को इस तरह से हम लोग डी अपॉन आर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। अब यहां देखो कि यहाँ पे जो इस डीए से, कंप्लीट डीए से इसका इस ये वाला जो डीए है, इसके हर एक पॉइंट से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हमने आर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों को डिफाइन करना हो सॉलिड एंगल, तो हम लोग बहुत सारे इस तरह के जो छोटा छोटा ए, बहुत सारे जो डीए कंसिडर करके हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बातचीत करूं कि मैं एक कोई ऐसा पॉइंट लेता हूं, सपोज मैं एक ये वाला एरिया लेता हूं, यहाँ छोटा वाला एरिया, ये वाला एरिया लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इस पॉइंट पी पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो ये जो दूसरा एरिया है, सपोज दिस इज माई DA1 इज ऑल्सो सबटेनिंग एन एंगल ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ ओमेगा, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि देखो यहां से यहां तक अगर हम लोग हर एक पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये भी सेम इसी तरह का सॉलिड एंगल, इतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो दिस DA1 इज ऑल्सो सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा हियर। अच्छा, अगर मैं एक इस तरह का लेता हूं, एक इस तरह का एरिया लेता हूं, मैं यहां से लेके इस तरह का एक एरिया लेता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं DA2। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडिंग बाय दिस DA2 ऑन दिस पॉइंट P। तो हम लोग देखेंगे कि ये भी सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, कि इसके ये भी सेम सॉलिड एंगल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी सेम सॉलिड एंगल इस पॉइंट P पे सबटेंड कर रहा है, DA2 भी, ठीक है। अब इसको DA2 भी सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है और DA भी वही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अब हम लोग अपना जो डेफिनेशन है वो हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे, दिस सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज DA परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, इस DA2 का, क्योंकि इसके लिए हम लोग R डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, DA2 के लिए हर जगह पे R इस पॉइंट P से दैट इज डिफरेंट, एक R अलग होगा, दूसरा R कुछ अलग होगा, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P इज डिफरेंट। तो हम लोगों को R के टर्म्स में अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया कि DA का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो DA परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब क्या कि R के परपेंडिकुलर हो जाए इसका सरफेस, जो DA2 हमने कंसिडर किया है उसका जो सरफेस है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू R। ये जो मेरे पास R रखा हुआ है, जो डिस्टेंस जिस पॉइंट P से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर पॉइंट P से जो हम लोग लाइन खींच रहे हैं वो लाइन जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर आ जाना चाहिए। तो ऐसा सरफेस का वो कंपोनेंट, तो सरफेस का वो कंपोनेंट कितना होगा, ये देखो, सपोज इसका सपोज मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का जो एंगल होगा वो सपोज ये होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, और ये DA2 का मैं बात कर रहा हूं, और DA1 का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको नॉर्मल ऑफ DA2 बोल रहा हूं मैं, और दिस इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ DA। तो इसका इस सरफेस का cos थीटा कंपोनेंट हम लोग लेंगे, दैट मींस DA2 का cos थीटा कंपोनेंट हम लोग लेके अपॉन R स्क्वायर कर दे, तो दिस इज टर्म्ड एज, दिस इज, इसको हम लोग सॉलिड एंगल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक जनरल एरिया के, जनरल जो छोटे एरिया है उसके लिए भी हमने सॉलिड एंगल को इस तरह से डिफाइन किया। तो एक जनरलाइज्ड हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे सॉलिड एंगल के लिए, तो हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface is perpendicular to R upon R square। तो सपोज ये पॉइंट मैंने डिफाइन किया था P पॉइंट, तो इस तरह का अगर मेरे पास सपोज हमने एरिया लिया था, तो मुझे इस एरिया को इस तरह से अलाइन करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, सच दैट इसका P पॉइंट से इस एरिया पे जो नया जो नया कंपोनेंट हमने लिया है, ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज DA एंड दिस वाज DA1, DA2 सॉरी, हाँ DA2 का ये वाला कंपोनेंट, DA2 का जो हमने देखा था cos थीटा कंपोनेंट, दैट इज DA, सच दैट यहाँ पे हर एक पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है दैट बिकम्स R,
और आर क्यों है हर पॉइंट का डिस्टेंस इससे, हर पॉइंट का डिस्टेंस इससे आर इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है वो हमने बहुत छोटा एरिया कंसिडर किया हुआ है। तो इस तरह से हमने सॉलिड एंगल को डिफाइन किया कि कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज मुझे एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। तो इस तरह का एक कप शेप का हेमिस्फीयर रखा हुआ है और उसके सेंटर को सपोज मैं ओ बोलता हूं, तो इसके सेंटर से कितना ये टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है एट इट्स सेंटर। तो हमें सिंपल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस सॉलिड एंगल दैट इज गिवन बाय डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब मैं सपोज एक छोटा सा इस तरह का एरिया लेता हूं, दिस डी ए, और इस डी ए हम लोग देखते हैं। तो यहां से मैं इस डी ए की बातचीत करता हूं, तो इस डी ए के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहां से दैट विल बी आर। ठीक है, छोटा सा मैंने डी ए लिया हुआ है, तो यहां से ओ से इसका जो हर एक का लेंथ होगा दैट इज आर। उसी तरह से मैं कोई सा भी एक एरिया लेता हूं, कोई सा भी एक सरफेस में इस तरह से एरिया लेता हूं, तो हम लोग देखेंगे कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो हर एक के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं, डी ए बाई आर स्क्वायर, डी ए बाई आर स्क्वायर। जितने जितने पॉइंट्स हैं हर जगह पे, यहाँ पे कहीं जितना भी डी ए ले लो, सबका डी ए अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि मैं इस अगर टोटल सॉलिड एंगल मुझे निकालना हो तो मुझे इस कंप्लीट डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर दिस हेमिस्फीयर एंड अपॉन आर स्क्वायर इज द टोटल सॉलिड एंगल। ठीक है, अब मैं इस हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आर रेडियस का हेमिस्फीयर है तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर फॉर हेमिस्फीयर अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल मेरे पास आ जाता है 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट स्फीयर हो, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए और कंप्लीट स्फीयर फॉर स्फीयर मैं बोल सकता हूं दिस सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज, इसके लिए 2 पाई हो गया, इसके लिए हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि कंप्लीट सरफेस एरिया उसके लिए कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और सेम इसी तरह का लॉजिक होगा उसमें भी, एंड अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें टोटल सॉलिड एंगल हमारे पास में आ जाएगा 4 पाई। अब सपोज मैं एक रिलेशनशिप निकालना चाहूं बिटवीन अ सॉलिड एंगल एंड अ प्लेन एंगल, तो उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक 3D में इस तरह से स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, स्फीयर है, कंप्लीट गोला है, ये एक सर्कल नहीं है। इसके सेंटर से अगर मैं बात करूं, सेंटर सी से मैंने एक कट लगाया और मैं यहां से एक कोन बाहर निकालता हूं। ठीक है, अब कितना बाहर निकाल रहा हूं मैं, सपोज मैं बोलता हूं कि इसका जो प्लेन एंगल है दिस इज 2 अल्फा। एक 2 अल्फा प्लेन एंगल का मैं एक इस तरह से कोन बाहर निकाल के लाता हूं। ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकाल के लेके आते हैं। तो ये मेरे पास सपोज कुछ इस तरह का सिचुएशन अराइज हो रहा है यहाँ पे, और इस तरह का सरफेस आएगा, जो कंप्लीट स्फीयर है उसका इस तरह से सरफेस आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का सरफेस आएगा पूरा, इस तरह का एक कटोरी के शेप का आएगा इस तरह का। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो प्लेन एंगल मेरे पास में है, दिस प्लेन एंगल इज टोटल 2 अल्फा, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दूं, तो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें मैं अगर सॉलिड एंगल निकालना चाहूं ओम, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉलिड एंगल इज व्हाट, डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने इसका जो रेडियस माना हुआ है स्फीयर का रेडियस इज मैंने आर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब डी ए मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, इस टोपी का, इस कैप का मैं एरिया किस तरह से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें से विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा विड्थ का मैंने एक स्ट्रिप लिया इसमें एरिया का। ठीक है, दिस इज डी थीटा, ओके, दिस इज डी थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, कोई भी जनरल थीटा पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं एक रिंग का स्ट्रिप में काट रहा हूं। 3D में थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। दिस इज कंप्लीट रिंग। ठीक है, ये गोला के उस तरफ भी जाएगा, कंप्लीट एक रिंग कंप्लीट करेगा ये रिंग। ठीक है, ये रिंग जो है वो समझ लो दिस इज कंप्लीट रिंग। चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जो मैंने इसमें से काटा है ना, जो मैंने ऐसे रिंग इसमें से लिया है, जो एलिमेंट लिया हुआ है, दिस इज कंप्लीट रिंग। क्योंकि ये जो है ना, अगर मैंने थीटा उधर लिया है दैट मीन्स ये इधर बाय डिफॉल्ट ये भी कवर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एक कंप्लीट रिंग मैंने लिया है इस तरह से।
ठीक है, तो पीछे पीछे की तरफ से भी ये कंप्लीट, ये रिंग पीछे की तरफ से भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर दूंगा। इसका एरिया कैलकुलेट करके मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे टोपी के लिए, पूरे कैप के लिए, जो इस तरह का जो कैप निकला हुआ है, इस तरह का जो कैप है उसके लिए। तो ये मुझे कंप्लीट डीए परपेंडिकुलर देगा, क्योंकि इसमें इस कैप से जो सेंटर का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, तो इसका बस मुझे एरिया निकाल देना है अपॉन आर स्क्वायर। तो दैट इज कंप्लीट सॉलिड एंगल फॉर दिस कोन, जो भी कॉनिकल शेप है इसमें, है ना, जो स्फीयर से हमने काट के निकाला हुआ है। अच्छा, अब मैं इसके विड्थ की बात करता हूं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग? तो इस रिंग की विड्थ देखो, आर डिस्टेंस पे डी थीटा का इसका ये जो है, तो डी थीटा का ये बना हुआ है, डी थीटा विड्थ का ये एंगल है। तो ये जो होगा दिस विड्थ इज आर डी थीटा। तो इस तरह का एक छोटा सा आर्क बनता हुआ दिखेगा, डी थीटा इंटू आर डी थीटा का विड्थ है। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेडियस? इसका जो रेडियस है वो कितना है? तो देखो यहां से दिस इज आर, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से इज आर, एंड मैं यहां से इसका डिस्टेंस बोलूं, दिस इज इट्स रेडियस। रेडियस देखो यहाँ का, दिस इज द रेडियस, ये वाला जो ए रेडियस है। व्हाट इज दिस? दिस इज आर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी आर साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला जो लेंथ हो जाएगा दिस इज आर कॉस थीटा, और ये वाला जो लेंथ है दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर साइन थीटा अगर इसका रेडियस है और इसकी जो विड्थ है आर डी थीटा है, तो हम लोग इसका टोटल एरिया बोल सकते हैं डी ए, जो छोटा एरिया है इस रिंग का एरिया। ठीक है, इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बोलते हैं हम लोग ना। 2 पाई आर इज आर साइन थीटा, एंड इसका विड्थ इज व्हाट? आर डी थीटा। दिस इज द विड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। ठीक है, तो ये कितना आ जाए मेरे पास? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, दिस इज डी ए। अब मैं पूरे गोले का निकालना चाहूँ, पूरे कटोरी का निकालना चाहूँ, जो हमने कट करके निकाला है। ठीक है, इस पूरे कटोरी का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, तो वो उसके लिए मुझे क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा? डी थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? देखो, डी थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 टू अल्फा, क्योंकि इसका जो प्लेन एंगल है जो हमने कट करके निकाला था दिस वाज अल्फा। मैं फिर से यहां दिखाता हूं, दिस इज अल्फा, हमने ये अल्फा कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये दिस इज माई रेफरेंस। ठीक है, दिस इज माई रेफरेंस, दिस इज जीरो एंगल वाला, एंड दिस इज अल्फा एंगल वाला। दिस इज जीरो एंगल एंड दिस इज अल्फा एंगल। और नीचे का बाय डिफॉल्ट कवर हो जा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर का जैसे जैसे कवर होता है वैसे नीचे का भी कवर हो जाता है। तो दिस लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा। तो इस तरह से इसका जो एरिया हम लोग निकाल देंगे, इस जो कटोरी का जो हम लोगों ने एरिया बोला है, जो स्फीयर का एरिया निकालना, जो स्फीयर का जो पार्ट हमने लिया हुआ है कॉनिकल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो एज इट इज हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, दैट इज माइनस कॉस थीटा, एंड दिस गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा। तो ये टर्म मेरे पास बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो दिस इज द एरिया। अच्छा, अब एरिया मेरे पास एक आ गया, और हर एक वो जो एरिया के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज सी, यहां से सेंटर की बात करें, तो सबका रेडियस आर इज आर। ठीक है, सबका डिस्टेंस इज सेम। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं, मैं एक दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ, हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस टोटल सॉलिड एंगल कवर्ड बाय दिस कोन, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर एरिया है, इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ओम आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया। जो सॉलिड एंगल है दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज हाफ एंगल। जो हमने यहां से कंसिडर किया, दिस इज हाफ एंगल, दिस अल्फा, ये 2 अल्फा का टोटल कोण था ना, तो दिस अल्फा इज प्लेन एंगल विच इज हाफ ऑफ दिस। इसको हम लोग जनरली हाफ एंगल बोलते हैं या हाफ ऑफ प्लेन एंगल बोलते हैं। तो दिस इज द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोण। तो ओमेगा मैं बोल सकता हूं दिस सॉलिड एंगल दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ हाफ एंगल दैट इज प्लेन एंगल, जो प्लेन एंगल हाफ एंगल हमने कंसिडर किया हुआ है। ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो इस तरह से जो मैं रिजल्ट लिख देता हूं, दिस ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अच्छा, अगर हम लोग एक बात करें हेमिस्फीयर के लिए,
व्हाट इज द सॉलिड एंगल फॉर अ हेमिस्फीयर, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दिस इज 2 पाई। तो क्या हम लोग इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं? तो हम लोग अगर एक हेमिस्फीयर बनाना चाहें तो इस तरह का शेप हम लोग बना सकते हैं, हेमिस्फेरिकल शेप बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग अल्फा देखने की कोशिश करें, अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इसको हम लोग अगर बीच से इस तरह से कट लगाएं यहाँ से, तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम दिस 0 डिग्री टू दिस π/2। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह का एक रिंग एलिमेंट इसमें कंसिडर करें तो दिस जो हमने अभी किया था, तो अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू π/2। तो मैं बोलूंगा सॉलिड एंगल दैट इज 0 टू व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज π/2 तो 1 माइनस कॉस π/2 दैट इज 0। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई। तो ये हेमिस्फीयर हमारे लिए 2 पाई, जो एक हेमिस्फीयर है वो अपने जो सेंटर है, सेंटर सी पे टोटल सॉलिड एंगल जो सबटेंड कर रहा है दैट इज 2 पाई। ओके, उसी तरह से अगर मैं एक स्फीयर के लिए बात करूं, स्फीयर के लिए अगर हम लोग बात करें फॉर ए स्फीयर दिस सॉलिड एंगल इज, स्फीयर के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी पाई। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई दैट इज -1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दिस बिकम्स 1 - 1 - 1 दैट इज 2, 2 इंटू 2 4 पाई। तो जो एक स्फीयर के लिए टोटल सॉलिड एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल को प्लेन एंगल से रिलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा एक स्फीयर के लिए अगर हम लोग बातचीत करें तो एक स्फीयर के लिए जो टोटल सॉलिड एंगल है ओम दैट इज इक्वल टू 4 पाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं स्फीयर का साइज अगर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं स्फीयर का साइज सपोज इस तरह से बढ़ा देता हूँ, ठीक है, रेडियस मैंने बढ़ा दिया, तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्फीयर एट इट्स सेंटर, सेंटर सी पे, व्हाट इज द सॉलिड एंगल? तो हम लोग बोलेंगे कि अभी भी द सॉलिड एंगल इज 4 पाई, वो हमको दिख रहा है साफ साफ, बिकॉज दिस सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सो दिस ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर फॉर स्फीयर। तो किसी भी साइज का स्फीयर मैं लूं तो वो सॉलिड एंगल सेम सबटेंड करेगा दैट इज 4 पाई। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एक स्फीयर की अगर हम लोग बात करें, चाहे हम लोग एक छोटा स्फीयर ले या एक बड़ा स्फीयर ले, किसी भी रेडियस का स्फीयर ले लें तो वो 4 पाई सबटेंड करेगा। अब अगर हम लोग फिर से फ्लक्स की दुनिया में वापस आ जाते हैं तो सपोज मेरे पास एक स्फीयर रखा हुआ इस तरह से, और स्फीयर के सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया Q, और मैं पूछूं कि इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के सरफेस के थ्रू, एक क्लोज सरफेस है स्फीयर का, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है इस थ्रू दिस स्फीयर। तो अगर हम लोग बात करें जो हम लोग फ्लक्स बोलते हैं दैट इज फ्लक्स इज व्हाट, इंटीग्रल E डॉट डी ए हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, बेसिक है ये हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं कि E का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ डी ए। अगर एक मैंने पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पे, हर एक सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इस तरफ बाहर, सॉरी इस तरफ बाहर, सॉरी सर, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी और यहाँ रेडियली आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पे देखें तो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखें तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और सबके जो मैग्नीट्यूड है दैट इज KQ/, अगर इसका रेडियस इज R तो KQ/R² हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लें, एरिया, सरफेस एरिया DA का, तो ये जो DA हम लोग बात करें इस DA का, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी DA का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, n कैप, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से n कैप का डायरेक्शन और DA का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखें तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो DA है उसकी किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DA किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि और E का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट है, तो E का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट है दैट इज व्हाट KQ/R², और इनटू DA हर जगह पे E वेक्टर और DA के वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा हर जगह पे सेम है दैट इज 0 डिग्री। तो मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ KQ/R² जो बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ DA इंटू cos 0, तो cos 0 इज 1। तो मुझे बस इंटीग्रल ऑफ DA फॉर दिस कंप्लीट सरफेस निकालना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ KQ/R² इंटू कंप्लीट सरफेस के लिए जो इसका इंटीग्रल हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई R²।
तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग बात करें इस केस में थ्रू दिस स्फीयर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 4π। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 4 to 4π कैंसिल हो जाएगा, Q/ε0। तो अगर मैं एक स्फीयर के सेंटर में Q चार्ज रख दूं तो टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर दैट इज Q/ε0। तो ये चीज आ गया, Q/ε0 टोटल फ्लक्स आ गया। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फ्लक्स टोटल निकल रहा है स्फीयर के सरफेस से दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। दैट मीन्स मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक छोटा स्फीयर लूं या एक बड़ा स्फीयर लूं या एक बहुत बड़ा स्फीयर लूं, हर के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज सेम। और ये बात हमें समझ में भी आती है अगर हम लोगों ने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक है, एक स्फीयर है इस तरह से, और मैं बोलूं इसके थ्रू फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकल रही है, ठीक है, सारे डायरेक्शन में इस तरह से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, जितने फील्ड लाइन बनाने बना लो। और अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक छोटा स्फीयर इसमें लेता हूं, चलो एक छोटा स्फीयर लिया मैंने, तो इस छोटे स्फीयर में भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही बाहर निकल रही है जितने की बड़े स्फीयर में निकल रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि दोनों को सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट कर रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी कट करती है उसके प्रोपोर्शनली तो अपना फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनली फ्लक्स होता है। तो दोनों में तो सेम ही फील्ड लाइंस, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट कर रही है, एक छोटे रेडियस के लिए या एक बड़े रेडियस के लिए। तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। एक बहुत बड़ा हम लोग इसमें ले तब भी वहां पे सेम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो फील्ड लाइंस है वो क्रॉस कर रही है, तो फ्लक्स तो सर केस में सेम होगा। और अगर ये बात समझ में आ जाती तो एक मैं बोल सकता हूं कि इस जगह पे मैं कोई भी एक आर्बिट्री शेप ले लूं, इस तरह का आर्बिट्री शेप का एक क्लोज्ड सरफेस ले लूं। ध्यान से सुनना, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। जैसे स्फीयर जो क्लोज सरफेस हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ही मैं एक क्लोज्ड सरफेस की बात करूं, एक कंप्लीट क्लोज सरफेस में ले लूं आर्बिट्री शेप का, जैसे कि इसमें केस में मैंने ले लिया है, तो उसमें से भी सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट करके बाहर निकल रही हैं। अच्छा, तो इससे हमें यह समझ में आता है मैं किसी भी तरह का शेप लूं, चाहे छोटा स्फीयर लूं, बड़ा स्फीयर लूं, और या फिर एक आर्बिट्री शेप का मैं एक क्लोज्ड सरफेस ले लूं, तो जो फ्लक्स होगा उसके थ्रू दैट विल बी Q/ε0। अगर मैंने सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया है तो जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी Q/ε0। इससे शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रेडियस का मैंने स्फीयर लिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। सपोज इसी में मैं एक काम करता, मैंने एक सपोज यहां पे एक क्यूब ले लिया, तो क्यूब भी एक मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इस तरह का क्यूब ले लिया मैंने, और क्यूब के सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। तो ये भी एक तरह का क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू भी सेम फील्ड लाइंस क्रॉस होके जाएंगी। यहां पे अगर मैंने एक क्यूब बना दिया तो उसके थ्रू भी सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होके जाएगी, तो मैं जो कि एक स्फीयर के थ्रू जा रही है, एक तो कोई भी किसी भी रैंडम शेप का मैं एक क्लोज्ड सरफेस ले लूं और मैं बोलूं कि उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q फॉर एनी रैंडम सरफेस दैट इज इक्वल टू Q/ε0। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ यू प्लेस अ चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस एनी रैंडम शेप, क्लोज्ड होना चाहिए, देन द फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस दैट विल बी इक्वल टू Q/ε0। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब सपोज हम लोग एक कैसा कंडीशन ले जिसमें मेरा एक Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, वो आउटसाइड द स्फीयर है। अभी भी मेरे पास ये एक स्फीयर है और ये जो Q चार्ज है दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वजह से फ्लक्स निकालूं थ्रू दिस स्फीयर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं यहां से फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो कि जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर में इंटर हो रही है, इस स्फीयर में जितनी भी फील्ड लाइंस स्फीयर में इंटर हो रही है वो सारी की सारी बाहर भी निकल जा रही है। तो नेट फील्ड लाइंस इसको जो क्रॉस कर रही है, नेट फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है, नेट फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस, मैं बोल सकता हूं क्रॉसिंग दिस सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज Q एक्सटर्नल, जो कि एक हमारे पास एक सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके बाहर में एक जो Q चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा इसमें थ्रू दिस सरफेस दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज हम लोग बात करें, सपोज दिस इज माई चार्ज Q और यहां से हम लोग इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस Q चार्ज की वजह से
जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में, इधर है। एंड इसकी जो एरिया वेक्टर यहाँ इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है वो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर ये है तो जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है डीए वेक्टर की, दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं अगर ई डॉट डी ए लूँ इस पॉइंट पे तो ई डॉट डी ए विल बी लेस देन 0। अब सेम चीज यहां पे कंसीडर करो, इस पॉइंट पे जो डीए वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, और दिस इज सपोज दिस इज थीटा 1, तो दिस थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। और यहां पर देख सकते हैं ई डॉट डी ए जो बोलेंगे यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज फॉर दिस थीटा 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जितने भी फ्लक्स लाइन इंटर कर रहे हैं उसकी वजह से, जो भी फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी नेगेटिव, और यहां से जो भी एग्जिट कर रहे हैं उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। और इस तरह से वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे या फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स फाई नेट फॉर एक्सटर्नल चार्ज क्यू थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इफ यू प्लेस अ चार्ज क्यू आउटसाइड अ क्लोज्ड सरफेस देन द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। अब मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उससे पहले हम लोग जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे साइक्लिक इंटीग्रल के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज दिस। एक इस तरह से बना दिया इंटीग्रल और उसके बीच में इस तरह से गोला लगा दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइक्लिक इंटीग्रल। अच्छा, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज साइक्लिक इंटीग्रल, ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज नोन एज साइक्लिक इंटीग्रल। अच्छा, इसका क्या रोल है। सपोज मैं इस तरह से साइक्लिक इंटीग्रल लगा देता हूं और सपोज एक कोई सा भी एक मैं इंटीग्रल लेता हूं, ई डॉट सपोज डी आर बोल दूं या फिर सपोज ई डॉट डी एल से तुमको समझ में आएगा। तो इस तरह का मैं अगर लेता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मेरे पास एक क्लोज लूप बना रहा, कोई भी इस तरह का 2D में समझ लो, इस तरह का एक लाइन 2D में इस तरह से मैंने लाइन खींचा जो कि एक क्लोज लूप बना रहा है, और इसमें हर पॉइंट पे ई वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे ई वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा। तो ई वेक्टर को मैंने इंटीग्रेट कर दिया फॉर दिस क्लोज्ड लूप, अगर ई वेक्टर को मैंने लाइन इंटीग्रल लिया तो दिस इज नोन एज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ। इसका मैंने बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक लाइन इंटीग्रल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी एल हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल लिया और उसको हमने कंप्लीट लूप के लिए इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया। उसी जगह हम लोग इस तरह से लगा दें और ई डॉट डी ए बोल दें तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। जैसा कि हम लोग करते हैं, सपोज एक मेरे पास एक सरफेस है, कुछ रैंडम सरफेस है, अब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे कुछ अलग अलग हो सकता है या सेम कुछ भी हो सकता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मैंने ले लिया डीए के साथ, मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, इस डीए के साथ अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया है डॉट ई डॉट डीए लेके, दैट मीन्स इसका डीए का कुछ डायरेक्शन होगा हर जगह पे, इसका डीए वेक्टर का डायरेक्शन कुछ और होगा। तो ई डॉट डीए हमने इस सरफेस के टर्म्स में लिया है, सरफेस के साथ लिया है, और ये साइकिल मैंने लगा दिया है, दैट मीन्स ये एक क्लोज्ड सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ई डॉट डी में जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड सरफेस रहे, और जैसे ही मैंने ये लगा दिया इस तरह का साइक्लिक इंटीग्रल लगा दिया, दैट मीन्स ये एक हम लोग क्लोज्ड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग ई डॉट डी वी बात करते तो हम लोग एक क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए बात करते, ठीक है, एक क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता। तो इस तरह से हमारे पास लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है जो कि क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग ई वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इस तरह से हम लोग एक क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से साइक्लिक इंटीग्रल के फॉर्म में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये हॉन्ट करता है, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो अभी जो हमारा जो काम का चीज है वो ये वाला सरफेस इंटीग्रल आने वाला है। तो अगर एक क्लोज सरफेस के लिए, एक कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस, अगर कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से हम लोग एरिया वेक्टर के साथ इस तरह से इंटीग्रल लेते हैं,
तो इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे या साइक्लिक इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज मेरे पास एक इस तरह का एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज माय क्लोज्ड सरफेस। हमने देख लिया क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में ही देखा है। तो एक क्लोज सरफेस है और इसमें सपोज मेरे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और बाहर में मेरे चार्ज रखा हुआ है Q3 चार्ज रखा हुआ है सपोज, एंड Q4 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्जेस रखे हुए हैं उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट इज Q/ε0। ये हमने देखा था, किसी भी तरह का एक रैंडम शेप में हमने देखा था कि Q/ε0 आएगा। तो मैं अगर बात करूं नेट फ्लक्स ड्यू टू Q1, तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E.dA फॉर दिस कंप्लीट क्लोज सरफेस बोलूं तो एक इस तरह से मैं गोला लगा सकता हूं E.dA, और ड्यू टू चार्ज Q1 बोल रहे हैं तो इसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू Q1/ε0। और ये फ्लक्स, जो फ्लक्स हमने निकाला ये थ्रू कहां निकाला, थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज Q1 दैट इज गिवन बाय Q1/ε0 एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस स्पेस की वजह से .dA, और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग एरिया वेक्टर के साथ ले रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर बोले E2 ड्यू टू चार्ज Q2.dA थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दिस इज Q2/ε0। उसी तरह से अगर हम लोग E3 के लिए बात करें फॉर दिस चार्ज Q, दिस E3.dA दैट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0, क्योंकि ये बाहर का चार्ज रखा हुआ। इसलिए हमने देखा था कि कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस के बाहर में अगर कुछ चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो क्लोज सरफेस है उसमें नेट फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें E4.dA दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सम कर देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको मैं अगर सम कर दूं तो देखो क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4.dA सबको मैंने जोड़ दिया, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/ε0। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो हम लोग दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E नेट डॉट dA दैट इज इक्वल टू, अब Q1 प्लस Q2 क्या है, दिस इज Q इनसाइड द क्लोज सरफेस Q/ε0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास एक रिजल्ट आता है कि नेट फ्लक्स E नेट क्या है, मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो इस पॉइंट में Q1 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट में Q2 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q3 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, Q4 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा, इन चारों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दिस इज E नेट इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे E नेट निकाला, इस पॉइंट में कुछ डीए वेक्टर होगा, ठीक है, डीए वेक्टर का डायरेक्शन कुछ होगा, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट, और ये कंप्लीट सरफेस के लिए हम लोग निकालते हैं, तो दिस इज इक्वल टू Q/ε0। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो E net is the resultant of E1 plus E2 plus E3 plus E4, E2 plus E3 plus E4, इनका resultant is E net and this is the E net। ठीक है, तो net flux through a closed surface, net flux through a closed surface is equal to the charge enclosed by the surface upon epsilon naught। very important result, और इसी रिजल्ट को हम लोग देखेंगे कि this result is known as the Gauss law। तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ को स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S दैट इज इक्वल टू Q/ε0 वेयर Q इज व्हाट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय S। सपोज मैं एक क्लोज्ड सरफेस S कंसीडर करता हूं, दिस इज माय क्लोज्ड सरफेस, रिमेंबर दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस फाई नेट दैट इज इक्वल टू Q/ε0 and that is given by integral of E dot dA and this is a closed surface। तो इस तरह से हम लोग गोला लगाएंगे, तो इंटीग्रल E dot dA for a closed surface that is equal to Q/ε0 where Q is what, total charge enclosed by this surface S। तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ को स्टेटमेंट फॉर्म में बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें कुछ ट्रू फॉल्स खेलें, तो सपोज मेरे पास 5 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो इसको खेलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं जो गॉस लॉ हमारे पास में है, दैट इज फाई नेट फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, वेयर E इज व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये भी देखा था, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास में गॉस लॉ से हमारे पास में ये रिलेशनशिप है। अब एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो इंप्लाइज Q इन इज जीरो। ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ फाइनेट इज जीरो इंप्लाइज व्हाट, Q इन इज जीरो, तो Q इन इज जीरो, तो हाँ ये Q इन को जीरो होना पड़ेगा। इफ फाइनेट इज जीरो देन दिस इंप्लाइज दिस Q नेट शुड बी जीरो। तो दिस स्टेटमेंट इज यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सर्फेस इंप्लाइज Q इन इज जीरो। तो अगर E नेट is zero everywhere on the surface, that means मेरे पास flux net will be also zero and my Q in is also zero। तो yes, this is also correct, हम लोग इसको true बोल सकते हैं। next statement, if electric field on the surface is zero everywhere, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जीरो है, implies net flux is zero। ये भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो है, that means phi net is zero and Q in is zero। तो this is also true। next, if Q in is zero, Q in अगर मेरे पास जीरो है, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। इफ Q in इज जीरो, पाई नेट इज जीरो, ये बात तो सही है, Q in जीरो, पाई नेट इज जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है, इसमें बाहर एक सपोज हमने चार्ज रखा हुआ है, बाहर चार्ज Q रखा हुआ है, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज जीरो, दिस क्लोज सरफेस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस से जीरो है, फाइनेट इज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन दैट सरफेस। तो ये भी यहां से साफ साफ पता चलता है दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का केस है, सपोज मेरे पास एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर इस तरह से क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, इस तरह का क्लोज्ड सरफेस है, और इसके सेंटर से जस्ट अंदर, इनसाइड द हेमिस्फीयर जस्ट अंदर में मैं एक चार्ज Q रखता हूं इस तरह से, और मैं बोलूंगा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज थ्रू दिस हेमिस्फीयर। तो ये मेरे पास में एक हेमिस्फीयर है दैट इज क्लोज्ड, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, जस्ट सेंटर से थोड़ा सा अंदर रखा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा दैट इज इक्वल टू Q बाई, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है ना, तो दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ इसके थ्रू फ्लक्स होगा, इस सरफेस के थ्रू, क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो गॉस लॉ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन मैं लेता हूँ, एक सेम इसी तरह का हेमिस्फीयर है मेरे पास में, और ये जो सरफेस है इसका अभी भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, और मैं चार्ज जस्ट बाहर रखता हूं, जस्ट बाहर, जो सेंटर है उसे जस्ट बाहर, मतलब इस हेमिस्फीयर से बाहर, जस्ट बाहर, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर दैट विल बी इक्वल टू जीरो बाय गॉस लॉ। मैं एक ऐसा हेमिस्फीयर लेता हूं जो कि ओपन है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर लिया जो कि ओपन है, और इसके सेंटर में मैंने रखा एक चार्ज Q, और मैं पूछता हूं कि इसके, ये एक ओपन हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके थ्रू एक कटोरी, ऐसा समझ लो एक कटोरी है, इस तरह से कटोरी रखी हुई है, और इसके सेंटर में मैंने एक चार्ज Q रखा हुआ है, और मैं पूछूं कि इस सरफेस के थ्रू, ये जो सरफेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक इस तरह से इमेजिनरी एक नीचे का पार्ट इस तरह से बना लेंगे, और इस तरह से पार्ट बनाने के बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि इस टोटल स्फीयर से, इसको मैंने स्फीयर मान लिया है, इस टोटल स्फीयर से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा बाहर में, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने देखा था, ठीक है, किसी भी तरह का एक स्फीयर ले ले तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स हमने देखा था, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सिमेट्री से बोल सकता हूं कि ये जो इधर कुछ फ्लक्स निकल रहे होंगे, इसके कुछ इस एरिया से बाहर, इस सरफेस से बाहर निकल रहे होंगे, तो मैं सिमेट्री से बोल सकता हूं कि जितने नीचे निकल रहे होंगे उतने ही फ्लक्स ऊपर बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, अगर हम लोग ऊपर वाले स्फीयर के ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे, तो
वो तो ऊपर वाले सरफेस से टोटल निकल रहा होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, और नीचे की तरफ से जो कि हमने इमेजिनरी मान रखा है इस तरह इधर से भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तभी तो टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रहा है फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज Q फॉर कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट अगर हम लोग करते हैं इसको, स्फीयर कंप्लीट कर देते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बट ऊपर वाले पार्ट से अगर हम लोग सिर्फ बात करें इस तरह से, एक ओपन पार्ट में हम लोगों ने रखा हुआ है, ऊपर वाले पार्ट से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिमेट्री से हमारे पास में इतना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा। अब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का कंडीशन है, एक सपोज मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है इस तरह से, और इसका जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है दैट इज A, और इस सरफेस के थ्रू मुझे बताना है कि फ्लक्स ड्यू टू एक चार्ज है Q, इस सरफेस के ऊपर A/2 हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है इस तरह से Q। अब इस Q की वजह से इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पार हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग एक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें तरीका लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस जो सरफेस एक प्लेट दिया हुआ है ना, हम लोग इसको सारे तरफ से पैक कर देंगे और एक क्लोज सरफेस बना देंगे। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब हम लोग फॉर्म कर देंगे इस प्लेट के थ्रू, इमेजिनरी क्यूब बेसिकली इसको फॉर्म करेंगे जो कि एक क्लोज सरफेस बना रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का बना रहा हूँ, तो इसको मैं क्यूब बनाने की, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक क्यूब कंप्लीट हो गया, और ये जो जो क्यूब है ये क्यूब के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ से A/2 हाइट पे है ऊपर, और नीचे से A/2 हाइट पे ऊपर में बीच में रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का एक क्यूब फॉर्म हो गया, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्यूब है। अब इस क्यूब के थ्रू नेक्स्ट नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो गॉस लॉ से हमें पता है कि इस चार्ज की वजह से एक क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स आएगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बात करूं क्यूब के टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस, तो हर एक फेस से बाई सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक फेस से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा होगा बाई सिमेट्री। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फेस से भी, जो हमारे पास नीचे वाला जो फेस है, इससे भी जो नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री की मदद से एक क्लोज सरफेस फॉर्म कर सकते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बेसिकली हम लोग फॉर्म कर देंगे जो कि क्लोज्ड होगा, और उसकी मदद से हम लोग बाय यूजिंग सिमेट्री हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास इसी तरह का एक सिचुएशन है जिसमें एक क्यूब है जो कि साइड लेंथ इज A, और इस क्यूब के एक वर्टेक्स में इस तरह से एक चार्ज Q, स्मॉल Q रखा हुआ है, और मुझे बताना है कि इस स्मॉल Q की वजह से क्यूब के एक फेस में, इस फेस में जो शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स पार हो रहा होगा। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ इसी तरह का सिमेट्री यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्यूब फॉर्म करेंगे जो कि साइड लेंथ जिसका की है 2A। अब क्या करेंगे, इस क्यूब को अगर उठा के हम लोगों ने यहां पे प्लेस कर दिया, इस क्यूब के अंदर प्लेस किया, तो ऐसे कितने क्यूब हम लोग इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके हम लोग टोटल 8 ऐसे क्यूब इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको क्यूब को उठा के इसमें अगर प्लेस करता हूं तो मुझे कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। मैंने इस क्यूब को उठाया और जो कि A लेंथ का है, साइड लेंथ इज A, और उसको मैंने 2A के अंदर डाला। तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से। ऐसे ऐसे हम लोगों ने पहला ये डाला ना, पहला, यहाँ पे दूसरा क्यूब रख सकते थे, यहाँ पे तीसरा रख सकते थे, यहाँ पे चौथा रख सकते थे, और एक लेयर इतना हो गया। ऊपर वाले लेयर में भी इसी तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते, तो ऊपर वाले लेयर में भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक लेयर हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर रख सकते थे, 6ठा रख सकते थे, 7वां रख सकते थे, 8वां रख सकते थे। तो इस तरह से इसके अंदर हम लोग 8 क्यूब रख सकते हैं। अब बताओ, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर। इस तरह से हमने इसको सिमेट्री का हमने यूज किया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर में ये चार्ज रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस 2A साइड वाला लेंथ ऑफ द क्यूब से कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बात हुआ QA वाले से। अब QA वाले से इतना आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हर एक फेज से, QA वाले के हर एक फेज से, सपोज मैं बात कर रहा हूं इस फेज से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, इस फेज से टोटल Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा होगा।
अब Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इस टोटल फेस से निकल रहा है, इस वाले नीचे वाले शेडेड वाले पोर्शन से। अब हमें तो निकालना है इस क्यूब वाले, इस क्यूब के इस फेस से कितना निकल रहा है। तो इस क्यूब का ये फेस देखो, ये जो नीचे वाला जो एरिया है शेडेड पोर्शन, उसका 1/4 है। ठीक है, दिस शेडेड पोर्शन इज 1/4 ऑफ द टोटल जो नीचे वाला सरफेस है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका 1/4 टोटल जो निकलेगा फ्लक्स, वो इस छोटे वाले क्यूब के इस सरफेस से फ्लक्स इतना टोटल निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसको हमने सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज मेरे पास एक y एक्सिस इस तरह से, x एक्सिस इस तरह से, और एक डिस्क हमने रखा हुआ है जो कि yz प्लेन में है, और जो x एक्सिस है इसके सेंटर से इस तरह से पास हो रही है। और यहाँ पे हमने एक चार्ज सपोज कैपिटल Q रखा हुआ है, और जो कि a डिस्टेंस से, यहाँ से सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द डिस्क से a डिस्टेंस है, और रेडियस ऑफ दिस डिस्टेंस r। हमें बताना है कि इस चार्ज Q की वजह से इस डिस्क के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है। तो सेम क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही रिग्रेस तरीके से सॉल्व किया था, जिसमें हमने एक रिंग एलिमेंट काट के निकाला था, और फिर हमने उस रिंग एलिमेंट को इंटीग्रेट किया। बहुत ही रिग्रेस इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया उसमें। हमने इंटीग्रेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। तो आज इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से इसका जो हम लोग अगर सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और गॉस लॉ के जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को यूज़ करते हुए कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज Q बोलूं मैं, ठीक है, एक टोटल फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज Q दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। और मैं बात करूं कि ये कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, इस डिस्क के साथ कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो मैं बोल सकता हूं इफ दिस इज a एंड दिस इज r सपोज, तो दिस इज व्हाट √a² प्लस r² दिस लेंथ। तो मैं यहां से बोल सकता हूं cos ऑफ अल्फा, cos अल्फा कितना मेरे पास निकल के आ जाएगा। अल्फा इज प्लेन एंगल बाय द वे, दिस एंगल इज प्लेन एंगल, तो cos अल्फा इज व्हाट, cos अल्फा इज a अपॉन √a² प्लस r²। ये बात पक्की हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इसका सॉलिड एंगल निकालना चाहूं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस ओमेगा इज 2 पाई इंटू 1 माइनस a अपॉन √a² प्लस r²। ठीक है, ये तो मेरे पास ओमेगा आ गया। अच्छा, अगर इस पॉइंट से टोटल फ्लक्स बाहर की तरफ कितना निकल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, और इतना फ्लक्स कितने सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो 4 पाई सॉलिड एंगल, 4 पाई स्टेरेडियन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। स्टेरेडियन इतने सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एक स्टेरेडियन के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, एक स्टेरेडियन के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा होगा दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोलूंगा कि इतने सॉलिड एंगल के लिए, ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई इंटू 1 माइनस a अपॉन इस सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास जो बन के आ जाता है दिस फाई, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ से, दिस फाई कम्स आउट टू बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस a अपॉन √a² प्लस r²। सेम रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही रिगरस मैथमेटिक्स यूज करके, इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व किया था, बट ये देखो कितने आसान तरीके से आ जाता है अगर हमें सॉलिड एंगल और गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट हो। अब हम लोग इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दो चार्ज मेरे पास रखा हुआ है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 इस तरह से रखा हुआ है, और इस तरह की फील्ड लाइन्स हमें एक दी हुई है, जो कि यहाँ से अल्फा एंगल से इस तरह से निकल रहा है ये फील्ड लाइन, और यहाँ पे अल्फा 1 एंगल से निकल रहा है, और अल्फा 2 एंगल पे इस तरह से यहाँ घुस रहा है। हमें बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बाई Q2। सिंपल, Q1 बाई Q2 मुझे बताना, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये दिखने में तो शुरू में अनसॉल्वेबल लगता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें दिमाग लगाएं, अगर हमें फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हो, तो अगर हम लोग सिमेट्री से देखें तो इस तरह का फील्ड लाइन अगर ऊपर गया हुआ है तो सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल फील्ड लाइन नीचे भी इस तरह से जाएगा। ठीक है, और
यहाँ ये अल्फा 1 है तो दिस एंगल हम लोग अल्फा 1 इस तरह से अल्फा 2 कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं एक चीज बहुत स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, एक चीज बोल रहा हूं यहाँ पे कि यहां से जो फ्लक्स इस सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स यहां से निकल रही होगी, ठीक है, इस वाले सॉलिड एंगल के थ्रू जो भी फ्लक्स यहां से निकल रही होगी, सेम वही की फ्लक्स जो है वो यहां पे इसको इस एंगल पे, इस सॉलिड एंगल में यहां पे रिसीव हो रही है। जो सॉलिड एंगल की फ्लक्स इस इतने एरिया में जो भी फ्लक्स निकल रही होगी इस थ्रू दिस सॉलिड एंगल, वो वही के वही इसमें यहां पे इस एंगल में, इस सॉलिड एंगल में इस तरह से पहुंच रही होगी। मतलब मैं इन दोनों का फ्लक्स, इतने सॉलिड एंगल से जितने फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो अगर इक्वेट कर दूं यहां के टोटल सॉलिड एंगल के फ्लक्स से, तो हम लोगों को एक रिलेशनशिप यहां पे मिल जाएगा। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि इतने सॉलिड एंगल में Q1 के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो अल्फा 1 इज द प्लेन एंगल, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, इसमें सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1। ठीक है, ये तो सॉलिड एंगल हो गया। और इसके थ्रू फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हम लोगों ने देखा था टोटल फ्लक्स Q1 के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स है। और Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पर स्टेरेडियन कितना फ्लक्स है, तो 4 पाई से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पाई स्टेरेडियन में टोटल Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो एक स्टेरेडियन में Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, और उसको मैं उसके इस सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा से, तो हमें पता चलेगा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है इतने से पोर्शन में। और इधर वो पहुंच रहा होगा, इधर जो फ्लक्स पहुंच रहा होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 2 इंटू Q2 अपॉन सेम वही एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और Q1 बाई Q2 मेरे पास अच्छा खासा, इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1। तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट से, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। बेसिकली हम लोग गॉस लॉ को ही कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। एक उसमें कुछ बढ़िया सवाल हम लोग इसके ऊपर लेंगे। आज जो भी सवाल थे वो थोड़ा सा एनालिटिकल और सिमेट्री बेस्ड थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बढ़िया सवाल इसके ऊपर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।